देखो, दूल्हा किसी कीमत पर बारात लेकर नहीं पहुंचना चाहिए और इस काम के मैं तुम्हें पूरे 30,000 दूंगी। रोहा ने बड़ी राजदारी से ये बात कही थी। इस वक्त रात के 3 बजे वो छत पर अकेले बैठे फोन पर बात कर रही थी। आगे से आवाज आई थी, देखे मैडम, इतने कम पैसों में कुछ नहीं होता, तो पैसे बढ़ाएं। रोहा कहने लगी कि कैसे पैसे बढ़ाऊं? मैं किसी लैंडलॉर्ड की बेटी थोड़ी हूँ। देखो, मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकती। हाँ, जिसको मैं किडनैप करने के लिए कह रही हूँ वो कनाडा से आया है, तो उससे पैसे मांग लेना। वो तुम्हें अच्छी रकम दे देगा। लेकिन देखो, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि उसे किडनैप करवाया गया है। बस ये लगना चाहिए कि वो शादी छोड़कर चला गया है। रोहा ने अपना अगला प्लान बताया था। चलो ठीक है, ऐसा करें, आप 10,000 मुझे इजी पैसा भेज दें। बाकी के पैसे काम होने के बाद दे दीजिएगा। सामने वाला भी शायद मजबूर था, इसलिए मान गया। चलो ठीक है, मैं तुम्हें अभी इजी पैसा भेजती हूँ। रोहा ने फोन बंद किया, मोहतात नजरों से पूरी छत को देखा और फिर इजी पैसा के 10,000 देकर बड़ी एहतियात से सीढ़ियां उतरकर अपने कमरे में आ गई। मेहंदी के पीले जोड़े में वो मलबूस थी। अपने कमरे में आकर उसने अपने आंसू साफ किए थे। बड़ा आया मुझसे शादी करने वाला। बच्चू, देखो कैसे मैं तुम्हारे अरमानों पर पानी फेरती हूँ। रोहा ने गुस्से नफरत से ये बात कही और बेड पर जाकर लेट गई। जैसे ही आंखें बंद की तो अफनान की आवाज कानों में गूंजी। बस आज की रात अकेले सो जाओ स्वीट हार्ट। कल की रात तुम मेरे कमरे में होगी और फिर मैं तुम्हारे साथ अपनी गोल्डन नाइट मनाऊंगा। तुम्हें बताऊंगा कि गोल्डन नाइट को गोल्डन नाइट क्यों कहते हैं। मेहंदी की रस्म के दौरान सबकी नजरों से बचकर अफनान ने रोहा के कान में ये बात कहकर उसके होश उड़ाए थे। इससे पहले कि वो कोई करारा जवाब देती, अफनान उसके सोफे पर रखे हाथ को अपने हाथ से बड़ी मजबूती से पकड़ चुका था। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। बड़े धीरे से वो उसके कान में गाना सुना रहा था। अफनान भाई, मेरा हाथ छोड़े। रोहा दबी दबी आवाज में गुर्राई थी। भाई? अफनान बुरी तरह से भपरा था, मगर बोला धीमे लहजे में, शर्म नहीं आती तुम्हें? कल तुम मेरी बीवी बनने वाली हो और कल रात तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या कुछ करने वाला हूँ और तुम मुझे भाई कह रही हो। खैर, कोई बात नहीं, आज जितना भाई कहना है कह लो। कल जब जान निकालूंगा ना तुम्हारी, फिर तुम्हारे मुंह से बस अफनान जानू निकलेगा। रोहा अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अफनान की गिरफ्त और भी मजबूत हो गई थी। फिर उसके कान के पास कहने लगा, आज रात को अपनी नींद पूरी करना, क्योंकि अगली चंद रातों तक मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। बस मैं होऊंगा, तुम होगी और सर्दियों की लंबी लंबी रातें। तुम्हें ये भी बताऊंगा कि लोग शादी के लिए सर्दियों की लंबी रातों का इंतखाब क्यों करते हैं। उसकी बात ने रोहा की जान निकाली थी। बड़ी मुश्किल से रस्म खत्म हुई थी और रोहा ने शुक्र किया था। लेकिन रात के इस पहर सब कुछ प्लान करने के बावजूद उसका दिल बड़ी जोर से धड़क रहा था कि अगर ये प्लान नाकाम हो गया तो क्या करेगी। इस सोच ने उसे उठकर बैठने पर मजबूर किया था। नहीं नहीं रोहा, अच्छा अच्छा सोचो। अच्छा सोचने से अच्छा ही होता है। आंखें बंद करके रोहा ने खुद को तसल्ली दी थी। अगली सुबह उसकी वालदा उसे जगाने के लिए आ गई। रोहा बेटा, जल्दी उठो। देखो तो दोपहर के 12 बज गए हैं। जल्दी से नाश्ता करो, फिर तुम्हें कॉलर भी जाना है। तुम्हें पता है तुम्हारी फूफो वक्त की कितनी पाबंद है। 8 बजे का मतलब 8 बजे बारात लेकर आ जाएंगी। बारात का नाम सुनकर रोहा हड़बड़ा कर उठी थी। क्या मुसीबत है अम्मा? मुझे नहीं करनी थी शादी, आपको पता है। मेरा ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनती। उसकी माँ कहने लगी, हाँ, सी ग्रेड में जरूर तुम्हें मेडिकल में एडमिशन मिल जाता। मैं जानती हूँ तुम कितनी पढ़ाकू हो। बातें कम करो, चलो तैयार हो जाओ। वो तो गड़बड़ाकर ही रह गई थी। अम्मा ने बेइज्जती ही कर डाली। कैसे समझाऊं कि मुझे नहीं करनी उस कैनेडियन कबूतर से शादी। जानती हूँ मुझसे सिर्फ बदला लेना चाहता है और मुझसे बदले के लिए शादी कर रहा है। क्या करूं मैं? वो बेहद परेशान थी। बहरहाल, जैसे तैसे उसने नाश्ता किया और पॉलर तैयार होने चली गई। दुल्हन बने वो काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन चेहरे पर खौफ के तासुरात थे। अफनान की बातें अभी भी उसकी जान निकाल रही थी। बार बार अपनी उंगलियां चटखा रही थी, कभी अपने चेहरे पर बदहवासी से आने वाले पसीने को साफ कर रही थी। शादी हॉल में भी उसे ले जाके सामने स्टेज पर बिठा दिया गया। निकाह उसका स्टेज पर ही होना था। अब वो बेहद बेचैन थी। दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी कि किडनैपर अफनान को किडनैप करने में कामयाब हो जाए, उसकी बारात ना आए। कुछ भी हो जाए, किसी तरह बस ये शादी रुक जाए।
उसने सब कुछ प्लान कर लिया था कि अगर अफनान आज की रात नहीं पहुंचा तो वो कह देगी उसने जानबूझकर उसे जलील करना चाहा है, और अब वो अफनान से शादी नहीं करेगी क्योंकि उसकी वजह से उसकी बदनामी हो चुकी है। सारे इमोशनल डायलॉग उसने याद करके रखे थे, जो अपने जो अपने वालिदैन से बोलने थे, ताकि उसके माँ बाप दोबारा अफनान के बारे में सोचते बिना। बार बार वो घड़ी देख रही थी, 8 बजने में 15 मिनट बाकी थे। यह आलम था कि दिल तेज लगाम घोड़े की तरह से भाग रहा था। बार बार दिल में ख्याल आ रहा था कि वो किडनैप हो जाए। और वैसे भी बर्गर बच्चा था, लड़ने वाला तो बिल्कुल नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि उसका प्लान 100% कामयाब होगा। जब 8 बजकर 15 मिनट हो गए और बारात नहीं पहुंची, तब दिल्ली दिल में रोहा को कुछ इत्मीनान हुआ था। 8:30 हो चुके थे। उसकी वालदा और वालिद परेशान थे। उसकी फूफो अमीना को फोन कर रहे थे। इत्तेफाक था कि रोहा की वालदा रोहा के बराबर में ही बैठी थी। इसकी फूफो ने फोन उठाया। अमीना, सब खैरियत तो है? अभी तक बारात लेकर क्यों नहीं पहुंची? अब तो 8:30 हो गए हैं। क्या बताऊं भाभी, पता नहीं अफनान कहाँ चला गया है। हम सब तैयार हैं लेकिन अफनान ही नहीं तो बारात कैसे लेकर आऊं? बार बार मैं उसे फोन कर रही हूँ लेकिन उसका फोन बंद जा रहा है। जैसे ही वो आता है हम बारात लेकर आ जाएंगे, क्योंकि हम तो बिल्कुल रेडी हैं। ये सुनकर दिल ही दिल में रोहा ने सुकून का सांस लिया था कि चलो अच्छी बात है, किडनैपर कामयाब तो हुआ। वो बड़े इत्मीनान से बैठ गई। 9 बज चुके थे, बारात नहीं आई थी। रोहा अपनी वालदा से कहने लगी, मुझे तो लगता है वो अफनान भाई शादी करना ही नहीं चाहते थे। जाहिर सी बात है, कनाडा में मुंह मारने वाले लड़कों का दिल पाकिस्तानी मशरकी लड़कियों के साथ तो नहीं लग सकता। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि सोच समझ कर फैसला करें। 3 साल तक वो अंग्रेजों के अंदर रहकर आए हैं। पता नहीं कौन कौन से गुल वहां खिलाए होंगे, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आप देख लिया ना, कहाँ एक एक मिनट का हिसाब रखती थी पप्पो, वक्त की पाबंदी। और कहाँ अभी 1 घंटा गुजर गया। देख लीजिएगा, ये लड़का नहीं आने वाला। ये कहना था कि रोहा की माँ ने उसे गुस्से से चुप रहने का बोला था। कहने लगी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, अपना मुंह बंद करो। पता है कितनी बदनामी हो जाएगी। वो कहने लगी, हाँ मुझे पता है। जाहिर सी बात है, बारात तो मेरी वापस चली जाएगी, जलील तो मैं हो जाऊंगी। सब लोग मेरे बारे में बातें करेंगे, लेकिन आपके उस अफनान को इस बात की थोड़ी परवाह है। अम्मा, मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ, इन लोगों के दिल बड़े सख्त होते हैं। इन्हें किसी की इज्जत का कोई पास नहीं होता। देख लिया ना आपने, अभी तक नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। उसकी वालदा कहने लगी, चुप हो जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। उठ के रोहा के पास से वो सामने मेहमानों के पास चली गई, उन्हें शायद तसल्ली देने के लिए कि बारात कुछ लेट हो जाएगी। 10 बज गए थे। अब तो रोहा बेफिक्र थी कि बस सारा काम हो चुका है। अब तो वो मुस्कुरा भी रही थी। बदहवासी भी काफी हद तक गायब हो चुकी थी। मतलब था कि अब बारात नहीं आनी। जब 11 बज गए तो उसके वालिद और वालदा इसकी अमीना फूफो से गुस्से से बात कर रहे थे कि हम सब मेहमानों को क्या जवाब देंगे। कहाँ गया है अफनान, अभी तक आया क्यों नहीं? इस वक्त में अगर कोई चैन की बांसुरी बजा रहा था तो वो रोहा थी। वो तो दिल ही दिल में शुक्र कर रही थी कि अफनान नामी मुसीबत उसके सर से टल चुकी थी। लेकिन 12 बजे ढोल बजने की आवाज आई थी। उसके तो जैसे होश उड़े थे, क्योंकि ढोल की आवाज उसी हॉल के करीब से आने लगी थी। सब लड़कियां बाहर की तरफ गईं और फिर कहने लगी, बारात आ गई। और फिर कहने लगी, बारात आ गई। ये सुनकर रोहा के होश उड़े थे। वो परेशान हुई थी। बारात कैसे आ सकती थी? ऐसा कैसे हो सकता था? ऐसा कैसे हो सकता था? उसने तो अपनी सारी पॉकेट मनी लगा दी थी ताकि ये शादी रुक जाए। अपने हाथ में पकड़े मोबाइल से उसने उसी नौजवान को मैसेज किया जिसे उसने कल रात ही इजी पैसा करवाया था, वो भी पूरे 10,000। लेकिन मैसेज का कोई जवाब नहीं आ रहा था। फोन वो कर नहीं सकती थी क्योंकि बारात अंदर आ चुकी थी। अफनान के चेहरे पर अफनान के चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट थी। रोहा की वालदा और वालिद उसकी फुप्पो से पूछ रहे थे कि देर से क्यों आए। पता नहीं क्या बात हो रही थी, लेकिन बहरहाल बात आई गई हो चुकी थी। मौलाना साहब भी अपनी सीट संभाल चुके थे। अफनान की नजर सिर्फ रोहा पर थी और बड़े अजीब अंदाज से देख रहा था। रोहा घबराकर नजर चुरा गई थी। वो उसके बराबर में बैठ गया। निकाह हुआ, लेकिन इजाब व कबूल करते हुए उसके हलक से आवाज नहीं निकल रही थी।
साइन करते हुए हाथ भी कँपकपा रहे थे। जिस चीज़ से डर रही थी, जिस रिश्ते को कायम ना करने की खातिर उसने अपनी आखिरी कोशिश तो कर ली थी, कि वो रिश्ता अभी भी कायम हो चुका था। वो बुरी तरह से अफ़नान के शिकंजे में फँस चुकी थी। जी भरकर रोने को जी चाह रहा था। रात का सोचकर उसकी जान लबों पर आई थी। पता नहीं क्या-क्या करेगा इसके साथ। मेहंदी पर की जाने वाली सारी बातें कानों में गूंजने लगी थी। दिल यकबारगी से धड़कता था, बल्कि खौफ के मारे तड़पता था। वैसे भी बारात काफी लेट पहुंची थी, इसलिए खाना शुरू करवा दिया गया, क्योंकि हॉल वाले कह रहे थे आधे घंटे में वो लाइटें बंद कर देंगे। सब लोग खाने की तरफ चले गए। स्टेज पर बस अफनान था या फिर रोहा। उसका हाथ पकड़कर उसके कान के करीब जाकर कहने लगा, प्लान तो तुमने बहुत जबरदस्त बनाया था, लेकिन बंदे तो कुछ तगड़े भेजती। मेरे 2 पंच खाकर ही सारा कुछ खोल कर रख दिया और भाग भी गए। कसम से यार, लड़ाई करने का मजा ही नहीं आया। मैं तो बड़ा कुछ सोच रहा था कि अपनी बहादुरी के जौहर दिखाऊंगा, लेकिन नाकामी ही हुई। वो लोग तो 2 पंच खा के यूं भागे जैसे कि बस उन्हें इतने ही पैसे दिए गए थे कि 2 मुक्के खाकर पैसे पूरे हो चुके थे। बाय द वे, कितने में सौदा किया था मुझे किडनैप करवाने का? रोहा का जी चाहा स्टेज की जमीन फटे और वो अंदर चली जाए। सारा कुछ उन लोगों ने बक दिया था। वो क्या करेगी, क्या जवाब देगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहने लगा, बताओ भी कितने पैसे दिए थे? लेकिन वो कुछ नहीं बोली। अब तो उसे और भी डर लगने लगा था। पता नहीं अफनान क्या क्या करेगा और किस किस चीज का बदला लेगा। हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। दिल की हालत से लग रहा था बंद हो जाएगा। अपना हाथ अफनान के हाथ से वो मुसलसल खींच रही थी। बहुत शौक है क्या तुम्हें मेरे साथ बदमाशी करवाने का, मुझे मार पड़वाने का? जानती हो मुझे लड़ना बेहद पसंद है। और जो मजा लड़ाई का बीवी के साथ कंबल के अंदर लड़ने में आता है, उफ मत पूछो। कितनी इंटरेस्टिंग लड़ाई होती है। आज रात तुम्हारे साथ वही लड़ाई लड़ूंगा। कंबल के अंदर तुम और मैं, और हमारी सांसों की आवाजें। तुम्हारी झंझलाहट, मेरी मुस्कुराहट, तुम्हारा मुझे पीछे हटाना, मेरा तुम्हारे करीब आना। ओह माय गॉड, आज तो बहुत मजा आने वाला है। अफनान की बातें उसे बेहोश कर देने वाली थी। जैसे ही खाना खत्म हुआ, रुखसती का शोर मच चुका था और रोहा को लग रहा था कि उसके कदम मनो भारी हो चुके हैं। लग रहा था गिर जाएगी। गाड़ी में बैठने में अफनान ने ही उसकी मदद की थी। गायब दिमागी से वो अपनी फूफो की बातें सुनती रही, जो उसे ये बता रही थी कि अफनान पर लड़कों ने हमला कर दिया था। शुक्र है कि मेरा बच्चा बच गया। पता नहीं कौन लोग थे। बहरहाल, अफनान उन्हें छोड़ेगा नहीं। बहुत जल्द इन पर केस कर देगा। अंदर ही रोहा दिल चलाया था। वो सारी बातें सुन रही थी। जैसे ही फूफो का घर आया तो उसकी फूफो ने उसे अफनान के कमरे में बिठाया था। दिल यूं था कि माँ ही बेआब की तरह मचल रहा था कि जल्दी से उस कमरे से बाहर निकलकर भाग जाए, लेकिन मुमकिन नहीं था। सारे रास्ते वो बंद कर चुका था। ना कोई नंद थी, ना ही कोई देवर जो बिला वजह की रस्मों की खातिर अफनान को कमरे में आने में देर लगती। अभी रोहा को बैठे हुए 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि जब अफनान कमरे में आया था। उसे देखकर तो जैसे उसकी धड़कनें भी खत्म होने को थीं। दिल का यह आलम था कि लग रहा था कि दिल की टिक टिक बंद हो जाएगी। कमरे की कुंडी लगाई तो रोहा को लगा कि किसी ने उसका दिल मुट्ठी में पकड़कर दबोच लिया। फौरन से सिमट कर बैठ गई थी। बड़े बड़े डग भरता हुआ अफनान उसके करीब पहुंचा था, फिर उसके सामने बैठ गया। जहे नसीब, वो आए कमरे में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम अपने कमरे और कभी उनको देखते हैं। रोहा का जी चाहा कि उठे और कमरे से बाहर चली जाए, लेकिन नजरें झुकाए बैठी रही। अफनान कहने लगा, वाह वाह, बड़ी शराफत दिखा रहे हो आज भाई। खुद ही से खामोश हो गए, लेकिन रोहा कुछ नहीं बोली थी। ओह अच्छा अच्छा, अब समझा। ये तुम मुझे इतनी शराफत क्यों दिखा रही हो? देखो, अगर तुम ये समझ रही हो कि तुम मासूम सी भोली भाली शक्ल दिखाकर यहाँ बैठोगी और मैं तुम्हें आज की रात बख्श दूंगा, नो नो स्वीट हार्ट, आज तो बदले की रात है। वो भी दिसंबर की लंबी तरीन रात। पूरी रात तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वैसे भी मैं बाहर मॉम से कह आया हूँ कि मुझे सुबह सुबह डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मैं देर से उठूंगा, इसलिए पूरी रात और आधा दिन तुम्हारी खैर नहीं है जाने मन। मगर जैसे ही वो रोहा के करीब हुआ, उसके होश उड़े थे, क्योंकि रोहा
उसी वक्त अफनान को उसकी क्लाइंट की कॉल आई कि वो मीटिंग के लिए मुकर्रर रेस्टोरेंट की टेबल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अफनान उन्हें कहीं नजर नहीं आ रहा था। अफनान जी भर के जिच हुआ था। अपना हुलिया देखकर उसे उस लड़की पर बेतहाशा गुस्सा आया था। अब वो क्या इन गीले कपड़ों में मीटिंग करता? लेकिन जिस कंपनी से वो काम कर रहा था, मीटिंग करनी भी बहुत जरूरी थी। पेट खाता हुआ वो रेस्टोरेंट में पहुंच गया था, जहां सामने टेबल पर सूटेड बूटेड इटली के नौजवान बैठे थे। इसका जी तो चाहा कि उस लड़की को अपने सामने लाकर उसका हशर बिगाड़ के रख दे, जिसने उसकी मीटिंग में होने वाली मुलाकात और उसका पढ़ने वाला इंप्रेशन खराब कर दिया था। उसको यूं गीले कपड़ों में देखकर वो तीनों नौजवान खड़े हो गए। कहने लगे, मिस्टर अफनान, ये आपके कपड़ों को क्या हुआ? वो कहने लगा, एक सिली गर्ल ने मुझे धक्का दे दिया था स्विमिंग पूल में। इसकी बात पर तीनों नौजवान अपनी हंसी दबाने लगे। अफनान जी भरकर शर्मिंदा हुआ था। बहरहाल मीटिंग करने के बाद सीधा घर गया। घर गया तो इसकी वालदा उसे गीले पैंट कोट में देखकर वजह पूछने लगी। वो कहने लगा, पता नहीं कौन सी सर फिरी थी, सत्यानाश करके रख दिया। आधी अधूरी बात करके वो कमरे में जा चुका था। अमीना बेगम कहने लगी, जल्दी से तैयार हो जाओ, रात को हमारी भाई की तरफ दावत है। कल से तुम आए हो और तुम्हें इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि मामू से मुलाकात ही कर लो। अफनान अंदर कमरे में अपनी वालदा की बात सुन रहा था। बहरहाल नहा धोकर तैयार हुआ। जानता था कि रात को उसकी वालदा उसे लाजमी उसके मामू के घर लेकर जाएंगी, जो अभी तक इस बात से अनजान थे कि अफनान वापस आ चुका है। सुबह उसकी वालदा ने बताया था अपने भाई को। फौरन से उन्होंने रात की दावत का कह दिया। रात को जब वो अपने मामू के घर पहुंचा, तो मोमानी जान और मामू से मिलने के बाद वो वहीं लाउंज में बैठ गया। उसके मामू उसके बारे में पूछने लगे, कनाडा का माहौल कैसा था, कंपनी में काम किस तरह से किया, ऐसे ही इधर उधर की बातें। उनसे बातें कर रहा था जब अचानक से उसकी नजर सामने कमरे से निकलने वाली लड़की पर पड़ी। वो अचंभे से आया था और एकदम से खड़ा हो गया। सामने वही सरफिरी लड़की खड़ी थी, लेकिन फिरोजी रंग की शलवार कमीज में उसी को टुकुर टुकुर बिना आंखें झपकाए देख रही थी। कहने लगा, तुम तुम यहाँ भी पहुंच गई? ये सुनकर रोहा जैसे होश में आई थी। उसे नहीं पता था कि जिस लड़के को उसने शाम में स्विमिंग पूल में धक्का दिया था, वो पीछा करता हुआ उसके घर तक पहुंच जाएगा। वो बुरी तरह से घबराई थी। इसके वालिद कहने लगे, बेटा तुम क्या कह रहे हो, ये रोहा है। ये सुनकर चकराने की बारी अफनान की थी। उसे नहीं पता था कि आज जिस लड़की की वजह से उसने इतनी शर्मिंदगी उठाई है, वो उसी की मामूजाद होगी। बड़े गुस्से से उसने रोहा की तरफ देखा और रोहा की तो जैसे जान निकली थी। उसे क्या पता था कि जिस नौजवान को धक्का देने की शर्त उसने लगाई थी और बड़े मजे से मुफ्त का बर्गर खाया था, वो उसी का कजन निकलेगा। इससे पहले कि अफनान रोहा का कारनामा सबको बताता, वो कहने लगी, अफनान भाई छोड़े भी जाने देना, प्लीज जो हुआ था भूल जाए उसे। लेकिन अमीना बेगम अपने बेटे की तरफ देख रही थी। कहने लगी, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? कहने लगा, नहीं, कुछ नहीं हुआ। बस आज मीटिंग में मैंने इसे बर्गर खाते देख लिया था। मुझे नहीं पता था कि ये रोहा है। एक बेतुकी सी बात थी जो अफनान ने कही थी। बात आई गई हो गई। डाइनिंग टेबल पर रोहा बिल्कुल उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी और वो उसे गुस्से से देखे जा रहा था। रोहा ने एक दो बार अफनान की तरफ देखा, लेकिन फिर नजरें चुरा गई। इसकी मुमानी कहने लगी, अफनान, अब भी तुम वैसे ही हो जैसे बचपन में हुआ करते थे, जिद्दी और बदला लेने वाले। मुझे अभी भी याद है जब एक बच्चे ने तुम्हारी गाड़ी पर बॉल मारकर शीशा तोड़ दिया था, तो बदले में तुमने भी उसकी गाड़ी का शीशा तोड़कर ही दम लिया था। हालांकि उसके घर वालों ने कई बार माजरत भी की थी। अपनी ममानी की बात पर उसने सलाद की प्लेट से खीरा उठाया और जोर से दांतों से चबाया। बिल्कुल मुमानी, मैं अभी भी वैसा ही हूँ। अपने साथ की गई ज्यादतियों का सूद समेत बदला लेता हूँ। देख, वो रोहा को रहा था, बात मुमानी से कह रहा था और खीरा यूं चबा रहा था जैसे कि सामने बैठी लड़की को भी कच्चा चबा जाएगा। रोहा का दिल तभी जोर से धड़का था कि पता नहीं उसे भी स्विमिंग पूल में यूं ही फेंकेगा सबके सामने, कितनी शर्मिंदगी होगी उसे। उसने सोचा कि उससे माफी मांग लेनी चाहिए। खाना खाने के बाद कॉफी रोहा ने खुद बनाई थी। तब तक अफनान लाउंज से बाहर निकलकर लॉन में खड़ा हो गया था।
ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अपनी पैंट की जेबों में हाथ दिए वो रोहा के बारे में ही सोच रहा था जब अकब से उसकी आवाज आई, कॉफी। उसे पलटकर देखा तो बड़ी तमीज और शराफत से वो कप अफनान की तरफ बढ़ा रही थी। एक कॉफी का कप उसके अपने हाथ में भी था। अफनान ने कॉफी का कप पकड़ा और माथे पर बल डाले और फिर दोबारा से सामने की तरफ लगे पौधों को देखने लगा। वो इसके बराबर में आके खड़ी हो गई। कहने लगी, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे ही कजन निकलेंगे। ये सुनकर बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखा। यानी कि मैं तुम्हारा कजन ना होता तो तब खैर थी, कोई मसला ही नहीं था। जानती हो मेरी मीटिंग थी और वो भी इटली क्लाइंट्स के सामने, मैं भीगे हुए पेंट कोट के साथ। जितना शर्मिंदा हुआ हूँ ये मुझे पता है। और मैं, अफनान जुबैरी, कभी भी अपने साथ होने वाली ज्यादती को बख्शता नहीं हूँ। अब तुम अपनी खैर मनाओ। जब उसी होटल में उसी स्विमिंग पूल में तुम भीगती हुई बाहर निकलोगी ना तो बहुत अच्छी लगोगी। ये कहते हुए वो दोबारा से अपनी कॉफी की तरफ मुतवज्जा हुआ और कॉफी पीने लगा। देखिए, मैंने मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो तो मेरी दोस्त ने कहा था कि तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं कि तुम्हें इस लड़के को धक्का दे सको। सचमुच मैं घबरा गई थी, थोड़ा तैश में आ गई थी। मैं ऐसी लड़की नहीं, मैं बहुत शरीफ लड़की हूँ। अफनान ने उसकी तरफ देखा, कहने लगा, तुम्हारी शराफत मैं अच्छे तरीके से देख चुका हूँ। अब तो तुम्हारी बारी है। वो कहने लगी, आपको शर्म नहीं आएगी? मैं आपके मामू की बेटी हूँ। यूं स्विमिंग पूल से गीले कपड़ों में निकलती हुई, पता नहीं लोगों की कैसी कैसी नजरें मुझ पर उठेंगी। क्या आपकी गैरत जोश नहीं मारेगी? रोहा ने उसे गैरत दिलाने की कोशिश की ताकि वो ऐसी हरकत ना करे। अफनान ने उस चालाक लड़की की तरफ देखा जो चेहरे पर यूं मासूमियत सजाए हुए थी जैसे उससे ज्यादा शरीफ और बेचारी सी लड़की कोई इस दुनिया में ही नहीं। वो कहने लगा, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आएगी। मैं तो वैसे भी पैदाइशी बेगैरत हूँ। इसलिए अब तुम देखो मैं करता क्या हूँ तुम्हारे साथ। ये सुनकर रूहा गुस्से से वापस लाउंज में आ गई। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तो सोचने लगी कि मैं उस होटल में जाऊंगी ही नहीं। ना मैं जाऊंगी और ना ही स्विमिंग पूल में गिरूंगी। और उसे क्या पता कि मैं कब कहाँ जाती हूँ। एवं ही खामखा डरा रहा है। 3-4 दिन बाद रोहा सब कुछ भूल भाल चुकी थी। अपने दोस्तों के साथ साहिल समंदर पर जाने का प्रोग्राम बनाया। फुल म्यूजिक लगाए वो रफ ड्राइव करते हुए सीव्यू की जानिब जा रही थी। जैसे ही वो सब साहिल समंदर पर पहुंची वहां एक गाड़ी खड़ी थी। ज्यादा रश नहीं था, ब्रेक लगाते लगाते भी एक जोर से खड़ाक की आवाज गूंजी थी। म्यूजिक इतना तेज था कि रोहा अपनी ही मस्ती में डूबी थी। तब जाके ब्रेक पर पाँव रखे जब गाड़ी सामने खड़ी गाड़ी की पिछली तरफ अच्छी खासी लग चुकी थी। गाड़ी में जो कोई था बड़े गुस्से से बाहर आया था। लेकिन बाहर आने वाला नौजवान को देखकर रोहा के फिर से होश उड़ गए थे, क्योंकि वो अफनान था। उसके साथ भी दो चार उसके दोस्त थे। शायद वो भी साहिल समंदर पर अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने आया था। रोहा ने जब उसे देखा तो परेशान हो गई, जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरी। वो रोहा को देखकर भड़क उठा था। कहने लगा, अंधी हो क्या तुम? ये क्या किया तुमने मेरी गाड़ी का हशर? तुम्हें पता है अभी अभी मैं ये गाड़ी शोरूम से निकलवा कर लाया हूँ और तुमने आते ही इसका बेड़ा गर्क कर दिया। गाड़ी चलानी नहीं आती तो चलाती क्यों हो? वो कहने लगी, मैंने जान की थोड़ी मारी है। मैं तो वो सामने बिल्ली के बच्चे को बचा रही थी। वो देखे बेचारा गाड़ी के नीचे जाके छुप गया। अगर मेरी गाड़ी के टायर के नीचे बिल्ली का बच्चा आ जाता तो सोचे कितनी बुरी बात होती ना। बस इसी चक्कर में गाड़ी इधर उधर मोड़ते हुए आपकी गाड़ी पे लग गई। अफनान ने अपने काले चश्मे को उतारा और कहने लगा, व्हाट? कुछ भी, कुछ भी कहोगी तुम? यहाँ तुम्हें कहाँ बिल्ली का बच्चा नजर आ रहा है? जरा मुझे भी तो दिखाओ। कहने लगी। वो गाड़ी के पीछे छुप गया। तभी वो गाड़ी आगे की तरफ बढ़ी थी, लेकिन गाड़ी के नीचे कुछ भी नहीं था। अफनान ने उसे कहर भरी नजरों से देखा था। कहने लगा, ये दूसरी बार तुमने ये सब कुछ किया। अब तुम पर दो बदले हैं। तब तक अफनान के दोस्त भी उसके आसपास आ गए और रोहा की सहेलियां भी उसके आसपास आ गई थीं। खैर, बात आई गई हो गई। वो सभी साहिल समंदर पर अपने अपने दोस्तों के साथ ही गए थे, मगर रोहा अपने दोस्तों के साथ समंदर के उस कोने पर गई थी जहां पर वो अफनान और उसके दोस्तों को देख ना सके। पानी की बड़ी बड़ी लहरें उसे पिंडलियों तक भिगो रही थीं और वो पल भर में समंदर की लहरों को देखकर हर एक चीज को भूलती इसी खुशी में मगन हो चुकी थी। जब उसे एहसास हुआ कि जैसे दो सुर्ख आंखें उसे घूर रही थीं, तभी उसकी दोस्तों ने चुल्लू भर पानी उस पर गिराया था। रूह अभी भी खुद को मुकम्मल भीगता देखकर उन्हें मना करने लगी कि यार क्या कर रही हो? मैंने शिफॉन की शर्ट पहन रखी है, गीली हो गई तो अच्छा नहीं लगेगा।
अभी वो ये कह ही रही थी कि जब उसकी नज़र सामने पड़ी। अफनान उसे ही देख रहा था और उससे सिर्फ चंद फीट के फासले पर ही खड़ा था। उसकी सहेलियां मुसलसल उस पर पानी गिरा रही थी और वो उसकी नजरों को देखकर सुर्ख हो रही थी। अफनान की नजरें वहां गर्दिश कर रही थी जहां जहां से उसकी शर्ट गीली होकर उसके वजूद की रनाइयों को वाजे कर रही थी। हड़बड़ाकर वो पीछे हटने लगी जब अफनान उसके बेहद करीब आ गया। कहने लगा, तुम इतनी खूबसूरत हो, ये तो मैं आज देख रहा हूँ। यूरोप में बहुत हुस्न देखा है मगर तुम मशरकी लड़कियों का ये हुस्न तो कसम से जान निकाल देता है। अफनान इस तरह की बेबाक बात कर सकता है इसने कभी सोचा भी नहीं था। एकदम से सुर्ख लाल होते चेहरे से वो समझ ही ना पाई कि क्या करे और दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे धक्का दे दिया। नीचे गीली रेत थी। अफनान खुद का तवाजुन बरकरार ना रख सका और समंदर में जा गिरा। ना जाने ये अफनान की किस्मत में ही क्यों लिखा था कि ऐन उसी वक्त उसके दोस्त भी वहां पर तैराकी करते हुए आ गए और एक बार फिर उनकी नजर अफनान पर पड़ गई। उसका एक दोस्त हंसकर कहने लगा कि यार, क्या अफनान, एक छिटांग भर की लड़की तुझे धक्का देकर चली गई, क्या फायदा तेरी इस बॉडी का जब उसके इतने से झटके से ही तो गिर गया। रोहा ने तो वहां से निकलने वाली की थी। इससे पहले कि अफनान इसके करीब आता वो तो पीछे मुड़ के देखे बगैर अपनी सहेलियों के साथ साहिल समंदर से ही निकल आई थी। उसकी सहेलियां उससे कहती रह गईं कि तुम क्यों हमारा ट्रिप खराब कर रही हो, मगर वो उन्हें ड्रॉप करके सीधा अपने घर ही आई थी। एक नजर उसने खुद को देखा, यूं महसूस हो रहा था जैसे गीली चिपकी शर्ट में अभी भी अफनान उसे घूर घूर कर यूं ही देख रहा हो। फौरन फ्रेश होकर उसने नॉर्मल लिबास पहना था और सीधा किचन में आई थी। सबके साथ खाना खाने के बाद जब वो कमरे में गई तो एक बार फिर अफनान का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। गहरी सांस खारिज करके वो रह चुकी थी। कहने लगी कि पता नहीं क्या समझता है खुद को, यूरोप से पढ़कर आ गया है तो उसे क्या लगता है कि मुझे धमका लेगा। बिजनेसमैन होगा तो बाहर दुनिया के सामने होगा। गलती उसकी अपनी ही थी जो वो बार बार ना जाने कि उसके सामने आकर ऊट पटांग हरकतें करने लगती थी। मगर शायद किस्मत का यही लिखा था। कुछ देर बाद ही वो गहरी नींद में जा चुकी थी। आज वक्त से पहले वो सो चुकी थी जब उसे ये महसूस हुआ जैसे उसके कमरे का दरवाजा खुला है और कोई उसके कमरे में दाखिल हुआ है। भारी भरकम बूटों की आवाज उसे अपने कमरे में चलती हुई महसूस हो रही थी। आंखें खोलकर वो देखने लगी जब उसे अपने कमरे में पैंट की जेबों में हाथ डाले हुए अफनान नजर आया। वो नींद में थी। उसे यही लगा कि शायद वो ख्वाब देख रही है। फौरन कहने लगी, अफनान के बच्चे मेरे ख्वाबों में भी आने लग गए हो। अब जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। कमरे की लाइट ऑफ करके जाना, ख्वाब में भी बिला वजह तंग कर रहे हो। ये सुनकर अफनान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वो चलता हुआ उस लड़की के करीब आया और उसके चेहरे पर झुकता चला गया। उसके वजूद से उठने वाली खुशबू और उसके बालों की महक में बेखुद सा होता चला गया। वो इसके इतने करीब था कि अफनान की गर्म सांसें उसके चेहरे को झुलसा रही थी कि तभी रूहा की आंख खुल गई। अपने बेहद करीब सांसों में सांसें शामिल होता देखकर उसके हलक से चीख निकलने ही वाली थी जब अफनान ने उसके मुंह के ऊपर अपना हाथ रख दिया। कहने लगा, अरे अरे माय डियर कजन, चीख क्यों रही हो? तुम्हारी चीखने की आवाज बाहर तक गई तो जानती हो ना सब लोग क्या समझेंगे। मुझे तो कोई कुछ नहीं कहेगा मगर तुम्हारी इज्जत तो तार तार हो जाएगी। क्यों खुद को मेरे हाथों बदनाम करवाना चाहते हो? मैं तो तुम्हारी कोमल सी जवानी पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। उसे खुद से दूर करते हुए वो बेड से उठी थी। कहने लगी कि मिस्टर अफनान, आपको शर्म नहीं आती? क्या आपको किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए कि लड़कियों के कमरे में बगैर दस्तक के नहीं जाते? और रात के इस पहर आप मेरे कमरे में कर क्या रहे हैं? बल्कि इस वक्त मेरे घर में क्या कर रहे हैं? अफनान फौरन कहने लगा कि ये तुम्हारा घर नहीं है पागल, ये मेरे मामू का घर है और मैं जब चाहूँ यहाँ पर आ सकता हूँ। बाय द वे, मैं तो अपनी होने वाली बीवी का कमरा देखने आया था कि वो अपने कमरे को किस कदर सलीके से सजा के रखती है। शादी के बाद मेरे कमरे की कैसी सफाई रखेगी? वो जो अभी तक नींद में थी, ये अल्फाज सुनकर उसकी आंखें पूरी की पूरी खुली थी। बिखरे बालों को कानों के पीछे उड़ेसते हुए कहने लगी, क्या बकवास कर रहे हैं आप, होश में तो हैं? आपकी बीवी जाए भाड़ में, और साथ आप भी। ये मेरा कमरा है, मेरा। शायद आप गलती से मेरे कमरे में घुसते चले आए हैं। जाए यहाँ से अफनान भाई, मुझे तंग मत करें। जानबूझकर वो भाई के लफ्ज पर जोर देकर बोली थी, मगर कहने लगा, माई फ्यूचर वाइफ,
यही तो असल मजा है। पहले तो मैं भी ये सोच रहा था कि तुम जैसी फुअड़ पागल लाओबाली किस्म की लड़की से भला मैं शादी करके क्या करूंगा। कसम से मैंने अपनी अम्मा जान को कह दिया था कि मैं बददिमाग और पागल लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाला। मगर कसम से जब तुम्हारी हरकतें याद आई है ना, तुमने आज तक जो कुछ मेरे साथ किया है, अपनी सो कॉल्ड दोस्तों के साथ शर्त लगाकर मुझे स्विमिंग पूल में गिरा दिया है, सिर्फ एक बर्गर की खातिर मेरी नई गाड़ी का नुकसान किया, मेरे दोस्तों के सामने मुझे समंदर में फेंका। कसम से शादी करके ही मैं जो बदले उतार सकता हूँ ना, वो किसी और तरीके से उतार नहीं सकता। जरा ये सोचो, तुम मेरी बीवी बनकर मेरे कमरे में मौजूद होगी। मैं कमरे को लॉक लगाऊंगा और फिर मेरे मन में जो आएगा मैं करूंगा। तुम चाहकर भी मेरे चुंगल से निकल नहीं पाओगी। और मैं तुम पर अपनी शिद्दतें लुटाऊंगा, अपनी चाहतें बरसाऊंगा। जब मेरा जी चाहेगा मैं तुम्हें गर्म पानी से नहाने को कहूंगा और फिर बर्फ पर लेटाऊंगा। तुम्हारे पेट पर जंगली चूहे छोड़ दूंगा और जब इन सब से भी मेरा दिल ना भरा, तो मैं तुम्हें अपने बिस्तर पर लिटाकर तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूंगा कि तुम्हारी चीखें मेरे लबों में ही कैद होकर रह जाएंगी। जिस अंदाज में वो बोला था, रोहा की तो जान निकलकर जैसे लबों पर आई थी। उसकी हालत देखकर अफनान लुत्फ अंदोज हो रहा था। कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। फौरन भागकर अपने कमरे से बाहर निकली और रेलिंग के करीब आई। नीचे लाउंज में मिठाई के डब्बे खुले थे, मुबारकबाद दी जा रही थी। अमीना फुप्पो तो उसका रिश्ता अफनान से पक्का कर चुके थे और उसके माँ बाप ने भी हंसी खुशी हाँ कर दी थी। सब कुछ कैसे हो चुका था? वो तो अभी सिर्फ सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। पीछे खड़े अफनान ने सीने पर हाथ बांधे थे। कुछ देर बाद ही वो लोग जा चुके थे और फिर पूरी रात जो रोहा का ड्रामा शुरू हुआ, तो वो सुबह फजर तक चलता रहा। अजानों की आवाज सुनकर रोहा की माँ ने उसके आगे हाथ जोड़कर कहा था कि ये ले, बस कर दे मेरी माँ, अब तो चुप कर जा। इतना रोना और बैन तो कोई अपने माँ बाप के मरने पर नहीं डालता होगा जितना तुमने एक अफनान के रिश्ते पर आकर डाला है। कैसी लड़की हो तुम? लड़कियां ऐसे रिश्तों के लिए तरसती हैं, मगर सोने पे सुहागा यहाँ तुम्हारी फूफो तुम पर जान वारती है। तुम्हारा कजिन इतना अच्छा है कि खानदान की हर लड़की उससे शादी करना चाहती है, और वो इतनी चाह से तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हैं, और तुम आगे से नखरे दिखा रही हो। रोना यूं डाल रखा है जैसे कैद खाने में जा रही हो। अपनी माँ के मुंह से सही पाकिस्तान के मशरकी माओं की तरह बातें सुनकर वो अपने लबों पर हाथ रख चुकी थी, मगर अभी भी हल्की हल्की सी सिसकियां निकलती रहीं। उसे और किसी बात का खौफ नहीं था, अगर खौफ था तो अफनान की धमकियों का। क्योंकि जिस तरह वो धमकियां उसे देता आ रहा था, ना जाने वो उसके साथ क्या कुछ करता, कैसे कैसे बदले लेता। रोते हुए कहने लगी कि अम्मा, मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी। अभी मैं सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ, अभी तो मेरे पेपर भी नहीं हुए। आप मेरी शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? क्या आपको मुझ पर रहम नहीं आता? क्या मेरी मासूम सूरत आपको मुझ पर रहम करने पर मजबूर नहीं करती कि इतनी सी उम्र में मैं आप पर बोझ बन गई हूँ? उसकी बातें सुनकर उसकी माँ एक बार फिर उसके पास बैठ चुकी थी। इंतहाई संजीदगी से उसे देखकर कहने लगी कि ठीक है बेटी, रह मेरे घुटने पकड़ के। फिर जब 40-50 साल का कोई रंडवा आएगा ना, उसी से तुम्हें ब्याह कर मैं तेरे घर का करूंगी। वो फौरन एक झटका खाकर अपनी माँ से दूर हुई थी। उसकी अम्मा तो उसके रोने को किसी खातिर में ही नहीं ला रही थी। अफनान ने ना जाने क्या जादू किया था। दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी और अमीना फुप्पो भी उससे आकर बड़े प्यार से समझा रही थी कि बेटा, अगर तुझे मुझसे कोई गिला है या अफनान से, बताओ। मैंने बचपन से लेकर अब तक तुम्हारे हर नाज नखरे उठाए, बिल्कुल अपनी बच्चियों की तरह तुम्हें पाला। मेरी अपनी कोई बेटी नहीं है तो मैं अपनी बेटी समझती आई हूँ। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? तुम पढ़ना चाहती हो तो शादी के बाद जितना दिल चाहे पढ़ना। अफनान भी पढ़ा लिखा है, वो तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। मगर वो क्या कहती, बस चुपचाप ही बैठी थी। रोहा के दिमाग में यही था कि अफनान उससे शादी सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए कर रहा है। एक बार वो उससे मिलकर उसे माफी मांगना चाहती थी। यही सोचकर उसने ना जाने कैसे अपने अब्बा के मोबाइल से अफनान का नंबर लिया था और अफनान को मैसेज करने लगी। अफनान उस वक्त एक मीटिंग में मसरूफ था, जब उसे एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई तो फोन कान से लगा लिया। दूसरी जानब से रोहा बोली थी। वो खुशगवार हैरत से कहने लगा कि अरे मेरी डार्लिंग, खैरियत तो है? अचानक मैं कैसे याद आ गया? क्या अपने होने वाले पति देव की याद सता रही थी? वो शरारती अंदाज में बोला तो रोहा फौरन कहने लगी कि मुझे आपसे बात करनी है अफनान भाई।
क्या हम कहीं मिल सकते हैं? वो कहने लगा कि आप अगर कहो तो होटल का कमरा बुक करवा दूं। ये बात सुनकर वो जी भरकर जिच हुई थी। कहने लगी कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शरीफ लोग ऐसे लड़कियों को होटलों में नहीं लेकर जाते। अपनी जानिब से तो उसने ये डायलॉग बोल दिया था, मगर अफनान दूसरी तरफ से कहने लगा कि शरीफ लड़कियां साहिल समंदर पर खड़ी होकर दोस्तों के साथ कपड़े भी गीले नहीं करती, ताकि उनके नज़ारे हर खास व आम शख्स कर सके। और ना ही शरीफ लड़कियां शर्त लगाकर शरीफ लड़कों को स्विमिंग पूल में गिराती हैं, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए के एक बर्गर की खातिर। है ना माई स्वीट हार्ट। उसकी बात सुनकर वो फौरन दीवार की तरफ बढ़ी थी कि दो चार टकरे ही मार ले, मगर फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहने लगी कि देखिए अफनान भाई, मैं पब्लिक प्लेस में आपसे मिलना चाहती हूँ। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अफनान मिलने के लिए मान चुका था। शाम को वो दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे। इतनी आसानी से तो वो भी हार मानने वाली नहीं थी। जैसे ही अफनान आया तो चेहरे पर मासूमियत सजाकर बैठी थी। वो उसे देखकर कहने लगा कि अब क्या मेरी शक्ल देखने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है? वो हड़बड़ाकर कहने लगी कि अफनान भाई देखें, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ जो किया वो गलत किया, लेकिन पता नहीं हर बार आपके सामने ही ये सब कुछ क्यों हुआ। मगर प्लीज मुझसे शादी मत करें, मुझसे शादी से इनकार कर दें। आपकी तो बहुत ज्यादा गर्लफ्रेंड्स होंगी। आप तो अंग्रेज लड़कियों के साथ पढ़कर आए हैं, तो वहां से अपने किसी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर लीजिएगा ना। मेरे साथ ही क्यों? आपने अगर मुझसे बदला लेना है तो बेशक मुझे स्विमिंग पूल में धक्का दे दीजिए, मगर मुझसे शादी मत कीजिए प्लीज। वो इल्तिजाई अंदाज में उससे कुछ कह रही थी और अफनान चुपचाप उसे घूर कर देख रहा था। वो कहने लगा कि मुझे क्या पागल कुत्ते ने काट रखा है जो मैं तुमसे शादी के लिए इनकार कर दूं? मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा, क्योंकि इससे अच्छा बदला ले लेने का और कोई मौका हो ही नहीं सकता। रोहा जो इसकी मिन्नत समाजत कर रही थी कि शायद इसके दिल में कोई नरमी आ जाए, मगर अफनान की बात सुनकर उसका दिल घबराया था। बार बार दिल कह रहा था कि वो खरी खरी सुना दे अफनान को, जो पता नहीं खुद को क्या समझ रहा है। मगर फिर ना जाने क्या सोचकर वो फिर अपना लहजा नरम रखकर कहती कि मुझसे शादी करके आपको क्या मिलेगा? मैंने तो अभी 12 जमातें भी ठीक से नहीं पढ़ी, और आप अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं। आपकी तो शादी भी अपनी जैसी एक बिजनेसमैन से होनी चाहिए, कोई डॉक्टर या इंजीनियर या वकील। मुझ जैसी 12वीं क्लास की बच्ची आपको क्या दे सकती है? ये सुनकर अफतान शैतानी मुस्कुराहट हंसा, फिर कहने लगा, जो कुछ मुझे तुम दे सकती हो वो कोई डॉक्टर नहीं दे सकती, क्योंकि जो मजा तुम जैसी मासूम सी लड़की के साथ गोल्डन नाइट मनाने में आएगा, कहीं और नहीं आ सकता। रोहा का चेहरा तो सुर्ख लाल हो चुका था। अब इतनी बचजुतू तो वो भी नहीं थी जो ना समझ सकती कि आखिर अफनान के कहने का मकसद क्या है। लेकिन सांस खारिज करके वो दोनों हाथ टेबल पर रखकर उठकर खड़ी हो गई। दिल तो यही चाह रहा था कि चिल्ला कर कहे, देखिए अफनान भाई, बेहतर है कि सुधर जाइए। मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपको अपना असल दिखाऊं। जैसे ही उठकर अपने दोनों हाथ टेबल पर रखने लगी कि अचानक पीछे से वेटर आगे आ गया। उसकी कोहनी से वेटर का हाथ टकराया था। हाथ में जो उसने ट्रे पकड़ रखी थी वो सारी कोल्ड ड्रिंक्स जाकर अफनान के ऊपर गिरी थी। सर, चेहरा, गिरेबान, पूरी शर्ट, हत्ता के टांगों पर भी वो मैंगो शेक गिर चुके थे। रोहा यूं थी जैसे काटो तो लहू ना निकले। एक बार फिर उसकी वजह से अफनान इंसल्ट फील कर रहा था। उसने खुद को देखा, फौरन टिश्यू से अपना चेहरा साफ किया, मगर रोहा अब तक वहां से भागकर जा चुकी थी। वो वहीं पर चिल्लाया था, रोहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसकी चीख पर पूरे रेस्टोरेंट की बिल्डिंग जैसे कांप चुकी थी। मगर रोहा फौरन बाहर निकलकर टैक्सी पकड़ के घर आ गई थी। खुद को कमरे में बंद कर लिया था। जिस तरह उसने अफनान को एक बार फिर सबके सामने शर्मिंदा किया था, एक तरफ से वो खुश भी थी कि शायद अब इंसल्ट के बाद दोबारा उसके साथ रिश्ता ना रखे और सब कुछ खत्म करके वापस दूसरे मुल्क चला जाए। मगर वो भी अफनान था। अगली ही शाम अपने घर वालों के साथ वहां पर आया था। वो मासूम बन के सबके लिए चाय पकौड़े बना रही थी जब अफनान कहने लगा कि मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए यूरोप जाना पड़ेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी जल्द से जल्द शादी कर दी जाए। उसके बाद फिर मुझे मीटिंग के लिए जाना है। रोहा के वालिद तो मना करने लगे कि नहीं, मैं अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता, अभी ये पढ़ रही है, कम से कम इसे एफएससी के पेपर तो देने दो। मगर वो कहने लगा कि अगर अब चला गया तो फिर 5 साल तक वो वापस नहीं आएगा। ये सुनकर वो लोग भी सोचने पर मजबूर हो चुके थे। रोहा तो यही दुआ कर रही थी कि बस किसी तरह उसकी शादी रुक जाए,
मगर उसके वालिद ने अफनान की बात सुनकर फौरन हाँ में हाँ मिलाई थी कि चलो ठीक है, मैं रोहा की शादी इसी हफ्ते करने के लिए तैयार हूँ। जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी कि वो किसी तरह कोई ना कोई प्लानिंग करके अफनान से शादी से इनकार कर देगी, अब वो भी खत्म हो चुकी थी। एक बार फिर इसने इमोशनल डायलॉग बोलकर अपने माँ बाप को मनाना चाहा था, मगर इस बार इसकी बात किसी ने नहीं सुनी थी। जबरदस्ती इसकी सहेलियां और कजन्स उसे पार्लर लेकर गई थी ताकि वो मैनिक्योर और पेडिक्योर करवा सके। उसे जबरदस्ती तैयार करवाया जा रहा था, उसके बालों का हेयर स्टाइल बनवाया गया था और वो चुपचाप बैठी थी। उसे अपनी शादी के लिए कितने अरमान देख रखे थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में उसके कितने बॉयफ्रेंड्स थे। वो तो सोच रही थी कि इन्हीं में से किसी अपने जैसे ही एक लड़के से शादी करेगी, मगर हुआ क्या था, वही मशरिकी खानदानों की तरफ से फूफो का बेटा हीरो बनकर आया और सारे ख्वाबों पर पानी फेरकर अपने नाम की अंगूठी पहनाकर ये जा वो जा। जब उसके ज़हन में वही खाका खींचा था कि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए और वो जी भरकर दिल बर्दाश्त होकर अपने कमरे में आकर बैठ चुकी थी। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था, शदीद ठंड थी और वो तो वैसे ही सर्दी की मारी थी, हर वक्त हीटर के आगे ही बैठी रहती। अभी भी इसने 2 स्वेटर पहन रखे थे और इसकी माँ उसे अपने खानदानी जेवरात दिखा रही थी और बार-बार कह रही थी कि बेटा अपनी उंगलियां आगे करो, अपनी कलाई दिखाओ, ये कड़े तुम्हारे साइज के हैं भी कि नहीं, वरना जूलर को देकर इनका साइज तुम्हारी कलाई के मुताबिक करवा दूं। वो ये सब कुछ कहते हुए बातें कर रही थी और वो बुरा सा मुंह बनाकर कहने लगी कि अम्मी चूड़ियां, कंगन और अंगूठी ये तो मेरे साइज का बनवा रही हैं आप। मेरी मन मर्जी से हर जोड़ा लिया जा रहा है, मगर क्या दूल्हा मेरी मर्जी का है? लेकिन नहीं, इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अफनान भाई को पसंद करती हूँ भी कि नहीं। एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर आकर पड़ा था। वो जो समझ रही थी कि शायद शादी में 5 दिन रह गए तो उसे बड़े मोहब्बत प्यार से रखा जाएगा, अपनी माँ से थप्पड़ खाकर वो अपनी माँ को मिस्कीन सी शक्ल बनाकर देखने लगी। तो इसकी माँ कहने लगी कि क्या समझ रखा है, तुम्हें इतनी आजादी दे दी है कि तुम अब इस तरह की बातें करोगी। ये फिल्म और ड्रामों के डायलॉग मेरे सामने मत बोला करो, समझ में आया? आज तक तुम्हें जितनी ढील मिली है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से मिली, वरना मैं तो बिल्कुल भी इसके हक में नहीं थी। चुपचाप ये पहन कर देखो, अगर उस कमरे में सिर्फ वो और उसकी माँ होती तो उसे हल्की फुल्की बेइज्जती वो फिर भी बर्दाश्त कर जाती, मगर दिमाग तो उसका तब घुमा जब दरवाजे में उसे एक वजूद खड़ा दिखाई दिया। नजरें उठाकर देखा तो अफनान खड़ा था। वो सामने खड़ा हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। आगे बढ़कर कहने लगा कि अरे अरे मोमानी जान, आप कैसे मेरी होने वाली बीवी पर हाथ उठा सकती हैं? इतनी मासूम सी तो है। मैं तो आपको बिल्कुल इजाजत नहीं देता, जो भी कहना है आप मुझे कहिए, मैं खुद इसे समझाऊंगा। ये कहते हुए वो आकर बिल्कुल उसके साथ बैठा था। उसे देखकर तो रोहा की माँ सदके वारी जा रही थी। कहने लगी कि अरे बेटा, बस क्या ही बताऊं मैं इस लड़की को। तुम इतने समझदार हो, अच्छे हो, और ये इसमें तो अकल बिल्कुल भी नहीं है। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय और अपने हाथ के बनाए लड्डू लेकर आते हो। उसे कहते हुए वो वहां से उठकर जा चुकी थी और वो टांग पर टांग चढ़ाए अपने दोनों हाथ गर्दन के पीछे रखकर अंगड़ाई लेने के अंदाज में उसे देखने लगा, जो इस वक्त 2 स्वेटर पहने बैठी थी और शॉल भी लपेटी हुई थी। वो हंसकर कहने लगा कि अरे, इतना सब कुछ लपेट कर क्यों बैठी हो? वो फौरन मुंह सा बनाकर कहने लगी कि सर्दी लग रही है। वो कहने लगा कि अच्छा, सर्दी लग रही है, फिर तुम हमारी गोल्डन नाइट को क्या करोगी? मैंने तो तुम्हें यूं इतने पर्दों में और इन कपड़ों में नहीं देखना। तुम जानती हो ना मैं तुम्हें किस रूप में देखना चाहता हूँ। रोहा का चेहरा सुर्ख लाल हुआ था। फौरन सोफे से उठकर जाने लगी कि उसने उसका हाथ पकड़कर दोबारा सोफे पर बिठा चुका था। कहने लगा, खबरदार यहाँ से उठ के जाने की गलती की तो चुपचाप बैठ जाओ। चलो एक सवाल का जवाब तो दो, तुम्हें पता है कि दिसंबर में लोग इतनी शादियां क्यों करते हैं? रोहा माथे पर बल डालकर कहने लगी कि नहीं, मैं नहीं जानती क्यों करते हैं। शायद इसलिए कि कोल्ड ड्रिंक्स की बचत हो जाए। वो सोचकर बोल रही थी और अफनान हंसकर एक चपत इसके माथे पर लगा चुका था। फिर उसे कहने लगा कि नहीं, इसलिए कि सर्दियों की रातें लंबी होती हैं। अब तुम खुद सोचो कि एक ही कमरा हो, बेड हो, शौहर हो और उसके पास उसकी खूबसूरत सी नाजुक सी लड़की हो, तो फिर खुद सोचो कौन पागल होगा जो बिस्तर से निकलना चाहेगा। रोहा गुस्से से कहने लगी कि आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? वो कहने लगा, मैं इस दिन पैदा ही नहीं हुआ जिस दिन शर्म बांटी जाती थी, और वैसे भी ये शर्म वरम करना छोड़ दो।
और ये सर्दी से कांपना भी छोड़ दो, समझी? क्योंकि शादी के बाद मेरे सामने तुम्हारी ये सर्दी से फर्क नहीं पड़ना। मुझे तुमसे बदला लेना है, फिर मुझे कई खराब हाल में हॉस्पिटल ही ना ले जाना पड़े। अफनान उसे जी भर के डरा चुका था। यही वजह थी कि उसने पूरा प्लान बनाया था कि वो अफनान को किडनैप करवा देगी, बस किसी भी तरह से उससे शादी नहीं करेगी। मगर गलती ये हुई थी कि उसने जिन लड़कों को पैसे दिए थे, वो कोई माहिर किडनैपर नहीं थे, बल्कि आम से लड़के थे। और अफनान जैसे बॉडी बिल्डर के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं थी। दुल्हन बने उसके कमरे में बैठी थी, पूरा वजूद कांप रहा था। टेबल पर रखे हुए पानी को पी पी कर उसने पूरा जग ही खाली कर दिया था। कहाँ वो दुबली पतली सी लड़की थी, और कहाँ वो बॉडी बिल्डर अफनान, अच्छा खासा बॉडी बिल्डर था। उसे तो ये डर था कि कहीं वो उसे सच में सजा ना दे दे, और पता नहीं कैसी कैसी अजियतों से दो चार करता। कुछ देर बाद ही अफनान कमरे में आ चुका था। जब उसके करीब आया और घूंघट उठाकर उसे देखने लगा, वो उसे देखकर उसका दीवाना हो गया था। और फिर मुस्कुराकर कहने लगा कि आखिर वो दिन आ ही गया जब तुम मेरे कमरे में मौजूद हो। हमारी गोल्डन नाइट है और मैं एक पल भी तुम्हें चैन नहीं लेने दूंगा। ये कहकर वो अभी उसके करीब हुआ ही था कि एकदम से रोहा का चेहरा नीला पड़ने लगा, और वो वहीं उसकी बाहों में गिर चुकी थी। एकदम से उसका ब्लड प्रेशर लो हो चुका था, वो बेहोश हो चुकी थी। और ये सब कुछ खौफ की वजह से हुआ था। वो इसके गाल थपथपाने लगा, रोहा को आवाजें देने लगा कि रोहा क्या हुआ है, आंखें खोलो। उसे लगा कि ये सब मजाक है, मगर चेक करने पर उसे अंदाजा हुआ कि ये तो सचमुच बेहोश हो चुकी है। फौरन उसके मुंह पे पानी के छींटे मारे, मगर जब उसे होश ना आया तो उसे बाहों में भरकर फिर से बाहर निकला था। सभी रिश्तेदार, उसके माँ बाप देख रहे थे। अमीना बेगम तो रोहा को इस तरह देखकर घबरा गई थी। कहने लगी कि ये क्या किया तुमने? अभी तुम्हें कमरे में गए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए और तुमने लड़की की ये हालत कर दी। वो अपनी अम्मा की इस बात पर बेहद शर्मसार हुआ था। कहने लगा कि अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये बेहोश हो गई है, मुझे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। ब्लड प्रेशर लो है इसका। मैंने कुछ भी नहीं किया, सच कह रहा हूँ। वो फौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर गए थे, जहां पर उसे ड्रिप लगा दी गई। कुछ देर बाद उसे होश आया और चीख मार के वो होश में आई थी। सभी को ये लगा कि शादी की टेंशन की वजह से बच्ची ने कुछ नहीं खाया, इसलिए बेहोश हो गई थी। मगर उसने रोते हुए अपनी सास को बता दिया था कि उन्होंने मुझसे बदले के लिए शादी की है। मेरे साथ ऐसी गंदी गंदी बातें करते हैं और पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ करे। मुझे इससे दूर रखें वरना मैं मर जाऊंगी। अमीना बेगम गुस्से से घूर घूर कर अफनान को देख रही थी। इन्हें तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा ऐसा भी कर सकता है। जबकि अफनान इस लड़की की बेवकूफ़ी पर एक गहरी सांस खारिज करके रह गया। वो तो इससे मोहब्बत करता था। पहली नज़र में उसे वो अच्छी लगी थी। ये तो बस उसे जानबूझकर डरा रहा था। जब उसे पता चला कि ये लड़की उसके मामू की बेटी है, तो वो सोच चुका था कि शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ रोहा से ही करेगा। मगर ये राज वो अपनी गोल्डन नाइट को खोलना चाहता था कि वो इससे किस कदर मोहब्बत करता है और सिर्फ शरारत कर रहा था। मगर रोहा की ये हालत देखकर उसे खुद पर भी बहुत गुस्सा आया कि वो इस कदर मजाक में आगे कैसे बढ़ सकता है। बहरहाल, खबर समीना बेगम तक पहुंच चुकी है, इसलिए उन्होंने अफनान से वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि जब तक रोहा नहीं चाहेगी, तुम उसे अपने कमरे में नहीं लेकर जा सकते, और किसी तरह की जबरदस्ती भी नहीं की जाएगी मेरी बच्ची के साथ। अफनान को ये मानना पड़ा था। कुछ दिनों बाद ही रोहा उस घर में एडजस्ट हो चुकी थी। सबके साथ हंसती खेल के घर के कामकाज करती, अपनी फूफो से घुल मिल गई थी। मगर जैसे ही अफनान आता तो फौरन अपनी सास के पीछे छुपना शुरू कर देती। जानती थी कि अगर इसकी कोई मुहाफिज पनाहगाह है तो उसकी सास अमीना फूफो है। उस शाम वो अपने कमरे में सो रही थी जब मोहल्ले में फौतगी हो गई, तो अमीना वहां पर ताजियत के लिए चली गई। अफनान उसी वक्त घर आया था। मुस्कुराकर उसने उस कमरे की तरफ देखा जिसमें रोहा सो रही थी। फूलों का एक गुलदस्ता और चॉकलेट्स लिए वो इस कमरे में चला आया। अपने करीब फूलों और चॉकलेट की खुशबू सूंघकर वो उठ बैठी थी और चिल्लाकर कहने लगी कि अमीना फूफो, क्या ये सब कुछ आप मेरे लिए लाई हैं? मगर तभी सामने बैठे अफनान ने खड़े होकर कहा था कि नहीं, अमीना फूफो का बेटा लेकर आया है। रोहा उसे देखकर फौरन बैठने लगी, मगर वो उसके पास आ चुका था। थोड़ा उसके करीब बैठकर कहने लगा कि मत डरो मुझसे इतना, शायद मेरा मजाक कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। मैं तो बस तुम्हें तंग कर रहा था।
ठीक वैसे जैसे तुमने मुझे तंग किया था। वो अपना हाथ उसकी कमर पर रख चुका था और दूसरा हाथ उसके बालों में फेरने लगा। कहने लगा कि मैं ये सब कुछ मजाक कर रहा था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तुम तो मेरी प्यारी सी बार्बी डॉल हो। मैं तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दे सकता हूँ। अफनान के मोहब्बत भरे लहजे पर रोहा को भी यकीन आ ही चुका था। एक गहरी सांस खारिज करके उसने अफनान की तरफ देखा और आंखों से आंसू निकलने लगे। कहने लगी कि आप बहुत बुरे हैं। आपको शर्म बिल्कुल भी नहीं आती। कौन डराता है अपनी बीवी को ऐसे। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी और ना ही आपको अपने करीब आने दूंगी। ये आपकी सजा है कि आप अगले 3 महीनों तक मेरे करीब नहीं आएंगे। अफनान फौरन उससे बाहों में भर चुका था। कहने लगा कि पागल मत बनो। मेरा यहाँ पर तुमसे 1 हफ्ते दूर रहना मुहाल हो चुका है और तुम 3 महीनों की बात कर रही हो। कुछ देर दोनों में माफी तलाफी चलती रही और फिर वो अफनान के साथ उसके कमरे में जा चुकी थी। 2 घंटे बाद जब अमीना फूफो वापस आई तो दोनों बच्चों को लाउंज में बैठे हंसता खेलता देखकर वो हैरान हुई थी। कहने लगी कि ये आज सूरज कहाँ से निकल आया। कुछ देर पहले तक तो दोनों को सांप सूंघा हुआ था और एकदम से ठीक भी हो गए। शायद तुम दोनों को सच में एक दूसरे के साथ अकेले वक्त बिताना चाहिए। तभी तुम दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो सकती हैं। ये कहते हुए मुस्कुराई थीं और फिर दोनों के लिए चंद रोज में ही नारायण कागान के टिकट्स बुक करवा दिए थे। कराची से वो सीधा इस्लामाबाद पहुंचे और वहां से वो हसीन बर्फबारी और खूबसूरत मनाजिर को एंजॉय करते हुए होटल में पहुंचे थे, जहां पर वो अपनी जिंदगी के हसीन लम्हात गुजारकर खूबसूरत यादें समेटने लगे थे। जिस बात का उसे डर था, वो गोल्डन नाइट जिसके बारे में कहकर अफनान उसे डराया करता था, जब पहली बार वो उसके करीब आया था तो उसे बिल्कुल एहसास भी नहीं होने दिया था। बेहद मोहब्बत के साथ वो उसे अपनी बीवी होने का दर्जा दे चुका था और वो हमेशा हमेशा के लिए अपना आप अफनान के नाम कर चुकी थी।